CUET की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, NCERT के आधार पर CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन NTA के द्वारा किया जाने वाला है। हिस्ट्री डोमेन के अंतर्गत 12th क्लास की NCERT के 3 भाग हैं। भाग 1 में एंशिएंट हिस्ट्री से 4 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया है, जिसके माध्यम से आप प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास को भलीभांति समझ सकते हैं। मुख्य बल परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों को समझने पर दिया गया है। इसी प्रकार से भाग 2 के अंतर्गत इकाई 5 से लेकर 9 तक कुल 5 टॉपिक दिए गए हैं और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 5 महत्वपूर्ण विषयों को उठाता है। सबसे पहले इकाई के अंतर्गत जहां विभिन्न यात्रियों या विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर मध्यकालीन समाज में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, वहीं छठे यूनिट के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में हुए परिवर्तन को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। यूनिट 7 जिससे संबंधित बातचीत आज हम लोग आपके समक्ष करेंगे। इस बातचीत के अंतर्गत हम लोग यूनिट 7 के कुछ अभ्यास प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। यूनिट 7 में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में अर्थात उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर ही थी, जिसे हम्पी कहा जाता है। तो वस्तुतः इस पूरे टॉपिक में हम लोग एक नई स्थापत्य की शैली, जो मध्यकाल के स्थापत्य की जो सामान्य शैली है, जिसे हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं, उससे थोड़ी भिन्न शैली और चोलों के काल में या पल्लवों के काल में या राष्ट्रकूटों के काल में स्थापत्य के विकास की द्रविड़ शैली का और भी अधिक विकसित रूप हमें हम्पी के स्थापत्य में देखने को मिलता है। सन 1800 में हम्पी की खोज एक इंजीनियर और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया। स्थानीय परंपराओं के आधार पर, स्थानीय दंत कथाओं के आधार पर हम्पी कभी मरा नहीं था, हम्पी जीवित था। लोगों की कहानियों के माध्यम से, लोगों की जुबानी हम्पी के जो विकास थे या विजयनगर के जो शासक थे, उनकी कथा चल रही थी। पुरातत्व की सहायता से इसकी खोज की गई, विभिन्न अभिलेखों की सहायता से इसका पुनर्प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस तरह से इस पूरे टॉपिक में हम्पी की वास्तुकला, मूर्तिकला, जो इंडो इस्लामिक कला की तुलना में थोड़ी भिन्न कला व स्थापत्य के परिचायक के रूप में है, उसको समझने पर आपको बल देना है। आइए हम लोग इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपके समक्ष इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर पर थोड़ी चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपकी तैयारी को थोड़ा और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, महानवमी डिब्बा
विजयनगर स्थापत्य में जो राजकीय केंद्र है, उस राजकीय केंद्र में दो महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं। एक तो सभा भवन है और दूसरा महानवमी डिब्बा है। वस्तुतः महानवमी डिब्बा राजकीय केंद्र में सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया एक मंच है, जो सितंबर अक्टूबर कहते हैं शरद ऋतु की शुरुआत जब होती है तब, जिसको शरदीय नवरात्र भी कहा जाता है, वह विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर समाज में सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता था, अर्थात महानवमी। जिसको सामान्य तौर पर हम लोग दशहरा भी कह देते हैं। इस महानवमी पर्व को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए महानवमी डिब्बा नामक एक रंगमंच को तैयार किया गया था। तो यह एक विशालकाय मंच है और इस पूरे त्योहार के अंतर्गत अर्थात महानवमी डिब्बा के माध्यम से राजा अपने राज्य के संप्रभुता, अपने राज्य की शक्ति, अपने राज्य की सांस्कृतिक वैशिष्ट इत्यादि का प्रदर्शन किया करता था और सभी लोग मिलकर के उत्सव मनाते थे। इस महानवमी डिब्बा यह राजकीय केंद्र में स्थित दो महत्वपूर्ण स्थापत्य में से एक है। एक सभा भवन है, दूसरा महानवमी डिब्बा है, जिसका वर्णन डोमिंगो पेस के द्वारा किया गया है। इसके पश्चात दूसरे बात पर हम लोग चलते हैं। यह भी विजयनगर के स्थापत्य से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण आयाम है। कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से है? मतलब लोटस, कमल महल का मतलब लोटस। तो यह कमल महल जो है, यह भी राजा के राजप्रसाद के अंतर्गत ही कमल महल की भी स्थापना की गई थी। तो कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से है? तो कमल महल जो है यह विजयनगर साम्राज्य के राजप्रसाद में ही स्थित था, अर्थात यह विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो सीधे सीधे याद रखना है, 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में हम्पी अर्थात विजयनगर को घोषित किया गया है। हम्पी नाम भी जो है वह वहां के स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को हम्पी कहा जाता है। इसके पश्चात एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और साम्राज्य के किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ? तो 15वीं शताब्दी में पहले भी हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब हमने अब्दुल रज्जाक के विषय में बातचीत किया था और यह अब्दुल रज्जाक फारस या ईरान के तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक ही वह यात्री है। जब वह कालीकट पर आया तो कालीकट पर कुछ अजीब परंपराओं को देखकर, रीति रिवाजों को देखकर उसने भारत का वर्णन एक अजीब देश के रूप में किया है। तो
यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस यात्री ने भारत का वर्णन एक अजीब देश के रूप में किया है, एक विचित्र देश के रूप में किया है, तो वह भी अब्दुल रज्जाक ही है। जहां तक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इसने किया और साम्राज्य की किलेबंदी से यह प्रभावित हुआ। अब्दुल रज्जाक जो है यह विजयनगर साम्राज्य के 7 प्राचीरों या किलों से घिरे होने का जिक्र करता है। अर्थात यह जो किलेबंदी है ये 7 किलों से घिरा हुआ साम्राज्य है, घिरा हुआ साम्राज्य है। यहां तक कि साम्राज्य का जो सबसे बाहरी किला है वह विभिन्न पहाड़ियों को आपस में मिलाता है। पहाड़ियों से उतरने वाले विभिन्न जल के स्रोत, धारा या नदियों पर बांध बनाकर वहां से नहरें निकालकर उसे कृषि क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया गया था। अर्थात विजयनगर साम्राज्य का वर्णन एक बेहतरीन जल प्रबंधन शैली के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ था जो शुष्क कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसलिए कृषि को उर्वर और उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई सुविधा का विकास और जल संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक था, और विजयनगर साम्राज्य ने यह किया था, और यही विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का कारण भी था। अब्दुल रज्जाक के जो लेखन हैं वह विशेषकर विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद किस शासक की रचना थी? तो अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय की रचना थी। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्यद किस विषय पर लिखी गई पुस्तक थी? तो याद रखिएगा यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक थी। प्राचीन भारत में जिस प्रकार शासन प्रबंध के विषय में, राज्य और राजनीति के विषय में कौटिल्य ने महत्वपूर्ण लेखन किया है, उसी प्रकार कृष्णदेव राय ने राजनीति, शासन प्रबंध, राज्य, कूटनीति इत्यादि पर अपने विचारों को इसने व्यक्त किया है। इस प्रकार से कृष्णदेव राय रचित अमुक्तमाल्यद राजनीति, विजयनगर के शासन, कूटनीति, शासन प्रबंध, प्रशासन इत्यादि के संबंध में जानकारी का एक बेहतरीन स्रोत भी है। तो इस प्रकार से यूनिट 7 के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य, एक साम्राज्य की राजधानी के रूप में विजयनगर या विजय का शहर या हम्पी नाम की स्थापना जिस देवी पंपा देवी के नाम से की गई है, उन सभी के विषय में आपको अपना जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। और साथ ही साथ पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के विषय में भी, उनके योगदानों के विषय में भी आपको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तो इस प्रकार से यूनिट 7 पर हमारा जो डिस्कशन था वह यहीं पर समाप्त होता है। पुनः अगले यूनिट पर एक डिस्कशन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक इस कक्षा को, इस डिस्कशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सतर्क होकर करते रहें, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में, विशेषकर अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेजेस में, जामिया मिलिया इस्लामिया या BHU, जो भी देश के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनमें पढ़ने से आपके कैरियर, आपके सपनों को एक नई उड़ान मिलने वाली है और आपका कैरियर एक नई दिशा लेने वाला है, एक नया आकार लेने वाला है। तो मेरी शुभकामनाएं, दृष्टि टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोग ऐसे ही आपके समक्ष आते रहेंगे और विभिन्न यूनिट्स पर अभ्यास के माध्यम से
विभिन्न प्रश्नों पर आपको अभ्यास लगातार करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।